हमने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमें पहले वही 2 पॉइंट्स पढ़ने हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में और एनर्जी के बारे में। पहले हमने क्या देखा था यार कि एक अमीर आदमी है, वो एक गरीब को पैसे दे रहा है। मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ तो मुझे इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैसों की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए थी। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ उल्टा हुआ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ दैट ये जो भिखारी था, इसने एक आदमी जो मर्सिडीज से उतरा उसको पैसे दिए। यानी कि अब मूवमेंट कहाँ हुआ? फ्रॉम लो टू हाई, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। और मैं यहाँ खड़े होकर देख रही हूँ तो ऑब्वियसली अब इस चीज़ को समझने के लिए तो मुझे एनर्जी चाहिए ही चाहिए। सिमिलरली आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये चीज़ याद रखनी है, 2 पॉइंट्स जो हमें पैसिव के साथ में कंपेयर करने के काम आते हैं। नंबर 1, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा था? मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग हो रही थी, दैट इज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? मूवमेंट होती है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसमें हम लोग लिख रहे थे इट इज़ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और यहाँ हम बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, राइट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, वहाँ हम क्या लिख रहे थे? नो एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम बोलेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड। तो पहले तो आपको अगर क्वेश्चन आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में तो पहले तो आप ये 2 लाइंस लिखोगे। उसके बाद में आप कहोगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरीके का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और आपको उसके बारे में लिखना है। तो जब आप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखोगे तो आपको कोई मन घड़त कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगर कुछ भी समझ ना आए तो सबसे पहला आप एक एग्जाम्पल लिख देना, वो है हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। मैं आपको इसका मैकेनिज़्म एक्सप्लेन करती हूँ, पूरा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का काम एक्सप्लेन करती हूँ। कभी भी आपको प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आए, नेवर राइट मच थिंग्स, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बवाल मत लिख के आना, बिल्कुल मत लिखना। सिंपली आप इसका एग्जाम्पल, इसका वर्किंग एक्सप्लेन कर दोगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड आई टेल यू क्यों। तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि सॉरी इसका एक पार्ट तो बाहर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अच्छा देखो, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया? ये मैंने ऐसे इसलिए बनाया कि ये जो रिसेप्टर है, ये क्या है? ये एक रिसेप्टर है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप है ये, जो बेसिकली हमारी सेल मेम्ब्रेन से 10 टाइम्स पास होता है। ये जब हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग पढ़ेंगे कि ये मेम्ब्रेन से 10 बार पास होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप बेसिकली जब पढ़ोगे तो ये 10 बार पास होगा, इसीलिए ये 10 टाइम्स पास होता है। इसकी ना 2 यूनिट्स होती हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप की एक अल्फ़ा यूनिट होती है और एक बीटा यूनिट होती है। अल्फ़ा यूनिट मेजर यूनिट होती है और ये मेम्ब्रेन से 10 टाइम्स पास होती है, और इसका जो वेट है वो कुछ अराउंड 100,000 डेल्टन्स के अराउंड होता है, 100,000 किलो डेल्टन्स के अराउंड होता है, जबकि ये हमारा 50 to 55,000 डेल्टन्स के अराउंड होता है। मोर ओवर ये एक मेजर यूनिट है और बीटा एक माइनर यूनिट है। ऐसा नहीं है
पता है क्या यार, हम लोग, मैंने बोला ना, हम कभी भी मेडिकल लाइन में ये नहीं कहते कि इसका काम कम है। हम ये हमेशा बोलते हैं कि हमें अभी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी नॉलेज है, इसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज है, ठीक है। और ये 1 टाइम पास होता है सेल मेम्ब्रेन से, और ये एक माइनर यूनिट है। अगर मैं आपको सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का एक डायग्राम दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगा। शो यू टू यू सी, ये जो आपको पूरा ब्लैक थ्रेड नज़र आ रहा है ना, सारा का सारा, ये जितने आपको ब्लैक थ्रेड नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हो कि ये ऑरेंज, ये हमारे, आपको मैं दिखाऊं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको क्या नज़र आएगा कि ये जो सर्कुलर एंड है, ये हमारे फोस्फेट एंड है जो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, और ये हमारे ऑरेंज थ्रेड्स जो जा रहे हैं ये हमारे फैटी एसिड्स हैं। तो ये हमारा सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यानी कि ये हमारी पूरी सेल मेम्ब्रेन है। अगर आप इस ब्लैक थ्रेड को देखो तो ये ब्लैक थ्रेड में आपको क्या नज़र आ रहा है, फर्स्ट से ये एन, आप इसका नाइट्रोजीनियस एंड है और सी उसका कार्बोक्सिल एंड है, ठीक है, अमाइनो एंड और कार्बोक्सिल एंड है। तो बेसिकली ये कितनी टाइम्स पास हो रहा है, इट इज़ पासिंग फॉर 10 टाइम्स पास हो रहा है ये सेल मेम्ब्रेन से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये 10 टाइम्स पास होने वाला सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की जो यूनिट है वो अल्फा सब यूनिट है, और जो मियरली 1 टाइम पास होता है ना वो हमारी बीटा सब यूनिट है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्या नाम है इसका? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, यानी कि वो पंप जिसमें सोडियम और पोटेशियम की मूवमेंट कराने वाला पंप। पंप का काम क्या होता है? पंप, पानी का पंप क्या करता है? पानी का पंप पानी को पंप करता है। सिमिलरली ये सोडियम और पोटेशियम को पंप करता है। सोडियम पोटेशियम का वो पंप जिसको एटीपी चाहिए होती है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप मतलब वो पंप जो सोडियम और पोटेशियम आयन की मूवमेंट करवाता है, और उसे काम करने के लिए एटीपेज मतलब एटीपी की एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसके पास एटीपेज एंजाइम होता है जो एटीपी को तोड़कर एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करके उसको यूज़ करता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप क्या करता है? अंदर से सोडियम आयन, 3 सोडियम आयन बाहर भेजता है और बाहर से 2 पोटेशियम आयन अंदर लेके आता है। सो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में ये पंप क्या कर रहा है? 3 सोडियम आयन बाहर भेज रहा है सेल मेम्ब्रेन के, और 2 पोटेशियम आयन अंदर लेके आ रहा है सेल मेम्ब्रेन के। अब मैं आपको पूरा अल्फा सब यूनिट का बताती हूँ फंक्शन, कैसे ये 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम आयन को अंदर लाता है। उससे पहले हम लोग ना बीटा सब यूनिट के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बीटा सब यूनिट छोटी है तो इसका काम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड पता है हमें, तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या काम करती है बेसिकली बीटा सब यूनिट। ओके, सो इसमें आप देखो, जैसे ही हमारे प्रोटीन्स साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होते हैं उसके बाद में वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर फोल्डिंग हो सके, और फिर गोल्गी एपरेटस में उनकी पैकिंग होने के बाद वो प्रॉपरली रिलीज़ हो। ये आप देख रहे हो, ये प्रोसेसिंग के लिए अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे ये प्रोटीन्स। ये देखो, यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग और फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स चल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट। उसके बाद में यहाँ से रिलीज़ होके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज़ होकर ये जाते हैं गोल्गी एपरेटस की तरफ फॉर पैकेजिंग। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कम समझ आएगा, एक डायग्राम मैं आपको और दिखाती हूँ, उसमें आप थोड़ा सा इलेबोरेटेड वो में देख सकते हो। देखो, आप इस इमेज में देखोगे ना तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि सारे के सारे प्रोटीन्स जब निकले तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अपने अरेंजमेंट और प्रोसेसिंग के लिए चले गए। उसके बाद में वहाँ से वो रिलीज़ होंगे और वो जाएंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ, राइट। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ जब वो जाएंगे तो वहाँ पर कैसे जाएंगे? द प्रोटीन्स वो एक वेसिकल में जाएंगे, दिस इज़ योर ट्रांसपोर्ट वेसिकल। फिर वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, वहाँ होगी उनकी प्रॉपर पैकेजिंग। ट्रांसपोर्ट वेसिकल में जाएंगे, वहाँ होगी उनकी हमारी प्रॉपर पैकेजिंग। उसके बाद में जो हमारी ट्रांसपोर्ट वेसिकल थी वो गोल्गी एपरेटस में जाके सिक्रीटरी वेसिकल में कन्वर्ट हो गई, और सिक्रीटरी वेसिकल में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रॉपरली सेल मेम्ब्रेन में जाके
एम्बेडेड हो जाएगी और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होने के बाद में जो प्रोटीन्स रिलीज़ होने थे वो सेल के बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। तो बीटा सब यूनिट का काम मैंने ये क्यों समझाया कि अल्फ़ा सब यूनिट प्रॉपरली अल्फ़ा सब यूनिट को कोड करने वाली जीन्स प्रॉपरली वो प्रोटीन्स बनाएं, प्रोटीन्स की प्रॉपर पैकेजिंग हो, प्रॉपर ट्रैफिकिंग हो और वो प्रॉपरली जाके सेल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेट हो जाएं, प्रॉपरली जाके अल्फ़ा सब यूनिट सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में पोजीशन हो जाए। ये सारा काम बेसिकली हमारी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का बीटा सब यूनिट करता है। वो बेसिकली ध्यान रखता है कि जो हमारे प्रोटीन्स अल्फ़ा सब यूनिट के लिए बन रहे हैं और जो हमारी अल्फ़ा सब यूनिट की फॉर्मेशन है, सारी चीज़ जो अल्फ़ा सब यूनिट से रेलेवेंट है उसके बनने से लेके और उसके मेम्ब्रेन में आके एम्बेडेड होने तक, वो कौन चेक करता है? वो चेक करता है हमारा बीटा सब यूनिट। अब हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ा सब यूनिट का काम क्या होता है। उससे पहले अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको बेसिकली, मैं आपको बना के दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, ये एक रफ डायग्राम है यार, राइट। 3 पॉकेट हैं उसके पास सोडियम के लिए, 2 पॉकेट हैं उसके पास पोटेशियम के लिए, एक पॉकेट है उसके पास एटीपी बाइंड करने के लिए, एक पॉकेट है उसके पास एटीपेज बाइंड करने के लिए और एक पॉकेट है उसके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करने के लिए। मैं आपको इस स्ट्रक्चर के बारे में लिख के देती हूँ क्या क्या है और वो हमें किस तरह काम आएगा, हम लोग वो भी पढ़ेंगे। सोडियम की एक यूनिट, सोडियम की एक पॉकेट, सोडियम की एक पॉकेट, तो बेसिकली उसके पास में होती हैं 3 सोडियम की पॉकेट्स, 2 होती हैं 3 सोडियम की पॉकेट्स, 2 होती हैं पोटेशियम की पॉकेट्स, एक होता है एटीपेज। ये बेसिकली एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम है, ठीक है, इसलिए इसको एटीपेज बोलते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला एंजाइम है, इसलिए इसको एटीपेज बोलते हैं। ये एक एंजाइम है, ओके। इसके लिए उसके पास एक डोमेन होता है, डोमेन मतलब स्पेस और जगह होना। एक उसके पास में जगह होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की अटैचमेंट के लिए और एक उसके बाद में जगह होती है एटीपी मॉलिक्यूल की अटैचमेंट के लिए, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल की अटैचमेंट के लिए। अब हम पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप काम कैसे करता है, राइट। देखो क्या होता है, दिस इज़ योर सेल मेम्ब्रेन, राइट। यहाँ मेरा है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। फ़िलहाल ये नीचे से खुला है और ये ऊपर से इस तरह से बंद है, नीचे से खुला हुआ है, ओके। अब क्या होगा कि यहाँ पर 3 एटीपी मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल आके एटीपी मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाता है, ठीक है जी। जब एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ आके जुड़ जाता है तो बेसिकली इसकी एफिनिटी, इसकी एबिलिटी सोडियम को बाइंड करने की इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एटीपी को बाइंड करने की एफिनिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये क्या करता है, 3 सोडियम आयन को अपनी पॉकेट में जगह दे देता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप का टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे, ये मैं एक आपको स्ट्रक्चर ऊपर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि अब भैया सोडियम हमने ले तो लिया अंदर, ये पंप ने सोचा कि मैंने सोडियम को अटैच तो कर लिया है लेकिन सोडियम को मुझे बाहर भेजना है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो अपना मुंह नीचे से बंद करता है, ठीक है। सबसे पहले तो वो कहेगा यार ये भाग ना जाए, इसीलिए सबसे पहले तो मैं अपना मुंह बंद करूं। तो वो बेसिकली क्या करता है, जो मुंह उसका पहले नीचे से खुला हुआ था अब वो उसको ऑक्लूड कर देता है, बंद कर देता है, लेकिन एटीपी हमारी अभी भी जुड़ी होती है। तो यहाँ जो हमारे 3 सोडियम फंसे हैं अब वो फंस गए हैं। अब उनका काम क्या है, इस पंप का काम क्या था कि सेल के अंदर से, ये सेल का इनसाइड वाला एरिया है और ये सेल का आउटसाइड वाला एरिया है,
इस पंप का काम क्या था? इस पंप का काम था कि सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन मुझे बाहर भेजने हैं। तो इसने पहले 3 सोडियम आयन कैप्चर कर लिए, फिर अपने आप को नीचे से बंद कर लिया और अभी भी इसमें ATP अटैच है। लेकिन अब ये फंस गया। अब इसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब भैया सपोज़ अगर आपने किसी को पकड़ा है, उसके बाद उसको धक्का मारने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, उसके पिछवाड़े पे लात मारने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? ये मॉलिक्यूल जब टूटेगा। ATP मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन होता है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो ये बनाता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेकी और पूछ हमारे पास में यहाँ पर एक डोमेन था, एक जगह थी जहाँ पर ATP मॉलिक्यूल को तोड़ने वाला एंजाइम जिसे हम लोग बोलते हैं एटीपेज, वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट था। एटीपेज एंजाइम ने क्या करा? जैसे ही देखा कि भैया अब इसको एनर्जी चाहिए, उसने अपना काम शुरू कर दिया और इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया। जब इसने इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करा तो क्या होगा? जब ये मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद में जो हमारा ये है सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप जो है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, इसको एनर्जी मिलने के लिए देखो इस एंजाइम ने ATP मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। तो यहाँ से ATP मॉलिक्यूल हट जाएगा, इस साइड से ATP मॉलिक्यूल हट जाएगा। और यहाँ हमने पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एक डोमेन था, ठीक है। एक डोमेन तो हमारा यहाँ एंजाइम का था, इस एंजाइम का जिसने ATP को ब्रेक करा, और एक डोमेन मतलब एक स्पेस हमारा यहाँ था अटैचमेंट के लिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। तो जब इसने ATP मॉलिक्यूल को तोड़ा तो ATP मॉलिक्यूल के तोड़ने पर हमें मिली ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब हमारे इस पंप के साथ जाके अटैच होता है अपनी जगह पर, उसको अटैचमेंट के लिए जगह मिली हुई है प्रॉपर, तो जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पंप के साथ में जाके अटैच होता है तो ये बेसिकली पंप को फॉस्फोराइलेट कर देता है। देयर अकर्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ योर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। और जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के साथ जाके अटैच होता है, वैसे ये पंप एक्टिव हो जाता है। और क्या होता है कि ये दोनों साइड्स बंद होती है ना, तो बेसिकली जैसे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंजाइम के साथ, जैसे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पंप के साथ जाके अटैच होगा, पंप हमारा एक्टिव हो जाएगा। और ये क्या करेगा? ये बेसिकली अपनी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज लाएगा और क्या करेगा? दैट नीचे से तो बंद रहेगा और अब ऊपर से खुल जाएगा और बाहर तीनों सोडियम आयन जो वो अंदर से कैरी करके लाया था, वो तीनों के तीनों बाहर की तरफ छोड़ देगा, ठीक है। वो तीनों के तीनों वो बाहर की तरफ छोड़ देगा। इसके बाद में 3 सोडियम आयन बाहर तो चले गए, अब 2 पोटेशियम आयन अंदर भी तो लाने हैं। जब ये 3 सोडियम आयन बाहर छोड़ता है, साइमल्टेनियसली ये 2 पोटेशियम आयन अंदर भी बुला लेता है। पोटेशियम आयन इन पॉकेट्स में बैठेंगे, सोडियम आयन यहाँ 3 पॉकेट्स थी, पोटेशियम आयन इन पॉकेट्स में बैठेंगे। अब जितना हमने अभी देखा बिल्कुल उसका उल्टा होगा। हमने अभी तक क्या देखा था कि सोडियम को बाहर भेजने के लिए उसने क्या करा था? सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप ने क्या करा था? सेल के अंदर से 3 सोडियम के मॉलिक्यूल लिए, 3 सोडियम के आयन लिए, ठीक है। और सोडियम को बाहर भेजना था सेल के, तो उन्होंने क्या करा? सोडियम को बाहर भेजने के लिए उसने 3 सोडियम के मॉलिक्यूल्स लिए, तीनों को सेल से कहीं वो वापस ना निकल जाए, पंप से कहीं वो स्लिप ना हो जाए, उन्होंने अपने आप को, अपने ढांचे को नीचे से बंद कर लिया। इसमें अटैच था ATP मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल। हमें यहाँ एनर्जी की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हम सोडियम को, जहाँ सोडियम कम है, सेल के अंदर सोडियम कम है, सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा है, तो हम लोग सोडियम को सोडियम की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट भेज रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भेज रहे हैं। सोडियम सेल के अंदर कम होता है और सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा होता है, तो बेसिकली हमें एनर्जी चाहिए क्योंकि हम उसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ भेज रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास एक डोमेन था, एक स्पेस था जहाँ हमारा एटीपेज एंजाइम अटैच था। वो एंजाइम जो ATP मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। और जब इस एंजाइम ने ATP मॉलिक्यूल को ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद उसने क्या 2 चीज़ें बनाई?
एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी को एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडीपी को एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, और ये हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब यहाँ से तो हमारा एटीपी मॉलिक्यूल हट गया, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो हमारा यहाँ मिलेगा हमें, वो इस पंप से आके अपनी प्लेस पर, अपने लिए उसका एक अलग से डोमेन है, उसको एक अलग जगह मिली हुई है, वो वहाँ आके अटैच होगा। और जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पंप से अटैच होता है, पंप में होती है फॉस्फोराइलेशन, या फिर हम बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अटैच होने से पंप एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, वो ऊपर से खुलकर तीनों सोडियम आयंस को बाहर भेज देता है। बाहर क्यों भेज देता है? क्योंकि जैसे ही पंप एक्टिव होता है, उसकी एफिनिटी सोडियम को पकड़ के रखने की कम हो जाती है और सोडियम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। तो ये तो मैकेनिज्म हुआ कि किस तरह हमने सेल के अंदर से 3 सोडियम आयन बाहर भेज दिए। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल में बाहर से 2 पोटेशियम आयंस अंदर आए। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे उसको, पोटेशियम आयंस को, 1 2 3, ठीक है। और ये मेरा 2 पॉकेट मेरे पोटेशियम आयंस की। उसने जब 3 सोडियम बाहर करे थे, साइमल्टेनियसली उसने 2 पोटेशियम आयन अंदर ले लिए। ये हमारा पोटेशियम आयन है, ये हमारा पोटेशियम आयन है। अब पोटेशियम आयन भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है। बाहर पोटेशियम आयन कम होता है और अंदर पोटेशियम आयन कम होता है, और बाहर अंदर पोटेशियम आयन ज़्यादा होता है। तो मूवमेंट कैसी है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। मतलब आप एक ज़्यादा जगह पर, जहाँ पे ज़्यादा पोटेशियम प्रेजेंट है, वहाँ से वो पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जा रहे हो, जहाँ पर बाहर आपके पास पोटेशियम कंसंट्रेशन कम है, आप बाहर कम से ज़्यादा की तरफ लेके जा रहे हो। यानी कि आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग नहीं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट लेके जा रहे हो। एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पर हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट था, हमने देखा था यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, यहाँ हमारा एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट था। अब क्या होगा कि पोटेशियम को बाइंड करने के बाद, तो पहले जैसे उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया था कि ये सोडियम बाहर ना चला जाए, वैसे ही अब पोटेशियम को कैप्चर करने के बाद वो अपने आप को ऊपर से ऑक्लूड कर लेंगे कि पोटेशियम बाहर ना चला जाए। अभी भी यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और यहाँ हमारा एटीपेज एंजाइम है, लेकिन क्या है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से, ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से ये पंप एक्टिवेट हुआ था। अब हमें इस पंप में किसी तरह इनको अंदर भेजना है। तो यहाँ हमने क्या करा था, सोडियम को अंदर भेजने के लिए हमने पंप को फॉस्फोराइलेट करा था, यानी कि पंप में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच करा था। अब हमें करना है डीफॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन मतलब अब हमें पंप पर से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटाना है, यानी कि दोबारा से एडीपी प्लस ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम हटाएंगे, तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी मॉलिक्यूल के साथ दोबारा जाके मिलके बनाएगा एटीपी। तो जैसे ये रिएक्शन होता है, वैसे क्या होता है, आपका ये सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, और ये आपका बाइंडिंग साइट फॉर पोटेशियम है। यहाँ पोटेशियम था, यहाँ पोटेशियम था। जैसे ही आपका एटीपी मॉलिक्यूल दोबारा से यहाँ पर बन जाता है, यहाँ आपका एंजाइम है, जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हटता है, जैसे ही डीफॉस्फोराइलेशन होता है, वैसे ही एटीपी मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाता है, और वैसे ही आपके पोटेशियम आयंस अंदर की तरफ मूव कर जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी ब्रीफ वर्किंग ऑफ योर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। क्योंकि सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप की वर्किंग आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा रिव्यू कर पाओ कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में एटीपी मॉलिक्यूल जहाँ पर ज़रूरत है उसी पर काम कर रहा है, उसी मॉलिक्यूल पर काम कर रहा है। एटीपी मतलब जहाँ एटीपी की जहाँ ज़रूरत है, जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है, एटीपी मॉलिक्यूल वहीं पे काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के एग्जाम्पल में अगर आपको कभी आता है क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का। सो दिस इज़ आर सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, बीटा सब यूनिट, अल्फा सब यूनिट आप देख रहे हो, ठीक है। एंड इसमें क्या है, क्या दिखा रहा है कि आउटर मेम्ब्रेन से इनर की तरफ 3 सोडियम आयंस आएंगे, और इनर से आउटर की तरफ 3 सोडियम आयंस जाएंगे, और सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ पोटेशियम आयन आएंगे। एंड एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में
सेपरेट होता है। बीटा सब यूनिट का काम क्या होता है कि जब अल्फा सब यूनिट प्रॉपर्ली बन जाए, उसकी प्रॉपर्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और पूरा उसका पैसेज जो होता है गोल्गी अपैरेटस में प्रॉपर पैकेजिंग जो होती है, उसके बाद में वो सेल मेम्ब्रेन में आके अटैच हो जाए, ये सब प्रॉपरली हो अल्फा सब यूनिट के सारे इवेंट्स, ये कौन चेक कर रहा है? बीटा सब यूनिट चेक करता है। और बीटा सब यूनिट सेल मेम्ब्रेन से वन पास रिसेप्टर है, वन पास रिसेप्टर है। इट पासिस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन सिर्फ वन टाइम, दैट इज़ वाई ये वन पास रिसेप्टर है। जबकि हमारा जो अल्फा सब यूनिट है वो 10 टाइम्स पास करता है सेल मेम्ब्रेन से। तो बेसिकली ये हमारी लार्जर यूनिट है, ये हमारी स्मॉलर यूनिट है। ओके, इसके बाद में हमारा है प्रोटीन पंप, सोडियम पोटाशियम एटीपी, सोडियम पोटाशियम पंप हमारा ये है। एंड इसमें बहुत लाइटली शो कर रहा है ये सोडियम पोटाशियम, ये जो आप पिंक देख पा रहे हो। आई थिंक यू कैन अप्रिशिएट दीज 3 पॉकेट्स आर फॉर योर सोडियम एंड दीज 2 पॉकेट्स आर फॉर योर पोटाशियम। 3 मॉलिक्यूल सोडियम के सेल के अंदर से बाहर लेके जाने हैं और 2 मॉलिक्यूल्स पोटाशियम के बाहर से अंदर लेके आने हैं। ये सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप है एंड दिस इज़ द वर्किंग ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। इसमें आप देखोगे कि सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप की वर्किंग में सबसे पहला है दैट यू कैन सी दिस थिंग दैट 3 सोडियम आयंस आर गोइंग अपवर्ड। 3 सोडियम आयंस का आप एरो अगर देखोगे तो वो पॉकेट में बैठने जा रहे हैं और एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच है, ठीक है। और जब हमारे एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होता है तो ये तीनों के तीनों देखो, पहले यहाँ पे मॉलिक्यूल के जाने के लिए स्पेस खुला हुआ है, फिर ये ऑक्लूड कर जाता है, स्पेस बंद कर जाता है। अगर ये पंप यहाँ से बंद नहीं होगा तो चांसेस क्या है कि ये सोडियम आयन बाहर की तरफ जाने की बजाय अंदर की तरफ ही सेल में गिर जाए। तो बेसिकली अंदर की तरफ उसकी मूवमेंट ना हो, इसीलिए ये ऑक्लूड कर जाता है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। और जैसे ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इससे अटैच होता है एटीपी मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन के बाद, वैसे ही ऊपर की तरफ हमारी पॉकेट खुल जाती है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप की और सोडियम के तीनों आयंस बाहर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेल से। और बाहर के सेल में जो सेल की बाहर की तरफ जो 2 पोटाशियम आयंस हैं वो हमारे इन पॉकेट्स में बैठ जाएंगे और पॉकेट्स में आने के बाद में लेटर ऑन दोबारा से यही प्रोसेस रिपीट होती है। यहाँ पर फोस्फेट अटैचमेंट थी, यहाँ पर हम बोलते हैं देयर अकर्स फॉस्फोराइलेशन ऑफ योर पंप। यहाँ पर हमारा होता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप और यहाँ होगा हमारा डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। सो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ योर सोडियम पोटाशियम साइकिल, sodium potassium ATPase pump. Another example that I want to give it to you regarding this, एक और एग्जाम्पल है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का, वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। ये एक्चुअली एक डायग्राम है, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी इमेजेस। ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हो, ये आपका न्यूक्लियस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वेट फॉर अ व्हाइल, आई नीड टू होल्ड दिस। ओके, नाउ आई कैन शो इट टू यू। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये हमारा न्यूक्लियस है। इफ़ यू लुक एट टू दिस इमेज, ये कितना अच्छा इमेज है यार। आई लव दीज इमेजेस, सच इमेजेस आई लव, क्योंकि इनमें बड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर नज़र आता है। खैर, तो हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में एक हमने एग्जाम्पल पढ़ा सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप का, कि किस तरह एटीपी की रिक्वायरमेंट के साथ में हम लोग पंप करते हैं। उस पंप में हम लोग सोडियम और पोटाशियम को पंप करते हैं एनर्जी को यूज़ करके अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उनको उनके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर करने की बजाय हम क्या करते हैं, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। सिमिलरली यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस होता है हमारे कैल्शियम का। जब हमारे साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारा कैल्शियम हो जाता है एंड इट नीड्स टू गो बैक टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस भेजना है, तो बेसिकली क्या होता है यार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऑलरेडी काफ़ी सारा कैल्शियम है, उसमें तो ऑलरेडी कैल्शियम स्टोर्स हैं। तो जब साइटोप्लाज्म में जो कैल्शियम प्रेजेंट है जिसका भी कोई फंक्शन नहीं है, उसे हम लोगों को इसमें भेजना है, तो इट इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड इन, उसको अंदर भेजना है, कैल्शियम को कैल्शियम स्टोर्स में भेजना है। तो क्या होता है, वहाँ हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, वहाँ हमें कैल्शियम पंप जो हमारे होते हैं, कैल्शियम एटीपेस पंप जो हमारे होते हैं, उन पंप्स में क्या है कि जो कैल्शियम पंप होगा वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म में कैल्शियम है लेकिन कम है
और वो हमें कम कैल्शियम पंप करना है एक कैल्शियम स्टोर में जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, तो वहाँ भी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो दैट इज़ अनदर एग्जाम्पल फॉर योर प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो अभी तक हमने प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में पहला पॉइंट ये पढ़ा कि जो ट्रांसपोर्टेशन होती है आयंस की, वो ट्रांसपोर्टेशन होती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ा? पहली चीज़ तो होगी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ। और दूसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा, वी रिक्वायर एनर्जी। पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप का, कि किस तरह एटीपी को यूज़ करके सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप सोडियम और पोटाशियम आयन की मूवमेंट कराता है। सोडियम 3 सोडियम आयन सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और किस तरह 2 पोटाशियम आयन सेल के बाहर से अंदर की तरफ आते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और किस तरह फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन से पंप एक्टिव और इनएक्टिव स्टेट में आता है। और दूसरा एग्जाम्पल हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का है, जो हमें कैल्शियम पंप्स हमारे होते हैं, कैल्शियम एटीपेज पंप जो हमारे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम को वापस भेजने के लिए, इट रिक्वायर एनर्जी। दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, और हम लोग कंपेयर करेंगे कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या डिफरेंस आता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। यार सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हम लोग ना कॉन्सेप्ट को जब एग्जाम्पल से समझते हैं ना, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा समझ आता है। सो लेट अस स्टडी दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल।